प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के सिलेबस में शामिल आचार्य केशवदास के बारे में अध्ययन करेंगे। केशवदास के बारे में हमें पता है कि केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं, अर्थात रीति परंपरा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। वैसे काल क्रम के हिसाब से यदि देखा जाए तो केशवदास की जो समय सीमा है वो भक्ति काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है, और केशवदास का जो जीवन काल है वो 1555 से 1617 ईस्वी है। इसलिए काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो केशवदास भक्तिकालीन कवि ठहरते हैं। लेकिन केशवदास के द्वारा जिस प्रकार के काव्य का सृजन किया गया उस काव्य से ही रीति परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए केशवदास को रीति काल का प्रतिनिधि कवि या रीति काल का प्रारंभकर्ता कवि माना जाता है। अब हम देखते हैं केशवदास का जीवन परिचय। इनका जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा या बुंदेलखंड में पंडित काशीनाथ मिश्र के यहाँ हुआ था। ऐतिहासिक परंपरा में बलभद्र मिश्र नाम के कवि हुए हैं जिन्होंने बलभद्री व्याकरण लिखी है। ये केशवदास उन्हीं के छोटे भाई माने जाते हैं। इनका पूरा जो वंश है वो पांडित्य परंपरा में निपुण था, इसलिए ये पांडित्य इसे अपनी वंश परंपरा में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके यहाँ सुख सुखी और पक्षी तक संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे, अर्थात मनुष्य की तो बात ही दूर है, यहाँ के तो पक्षी तक भी संस्कृत भाषा का उच्चारण किया करते थे। केशवदास राजा मधुकर शाह से सम्मानित और इंद्रजीत सिंह के गुरु एवं घनिष्ठ मित्र थे। ओरछा के नरेश थे महाराज इंद्रजीत सिंह, वो इन्हें अपने गुरुवत सम्मान दिया करते थे और मित्र भी थे। बुंदेलखंड ब्रज भाषा से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केशवदास ने अपनी काव्य रचना है वो ब्रज भाषा में ही की है, लेकिन संस्कृत का परिष्कृत पांडित्य और हृदय के स्थान पर बुद्धि का वर्चस्व केशवदास की रचनाओं में हर जगह पाया जाता है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। ये केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केशवदास ने हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन भक्ति के एक छत्तर साम्राज्य की सीमा में सेंध लगाकर अपने पांडित्य का प्रबल समर्थन एवं प्रदर्शन संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों जैसे नाट्यशास्त्र, काव्य दर्पण, रसमंजरी, काव्यालंकार, चंद्रालोक, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण आदि को आधार बनाकर रीतिकाल के प्रारंभ में काव्य शास्त्रीय रीति परंपरा का शुभारंभ करके किया है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के सृजन और पल्लवन का श्रेय केशवदास जी को ही दिया जाता है, क्योंकि केशवदास ने काव्य के अंगों जैसे रस, रीति, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, कवि भेद, काव्य वृत्ति, नायक नायिका भेद, रस के अवयव जैसे विभाव, अनुभाव, संसारी भाव इत्यादि का हिंदी में मौलिक सृजन करके स्वरचित उदाहरण भी दिए और काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात किया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका एवं छंदमाला इन ग्रंथों में केशव ने रस के अवयवों, नायक नायिका भेद, अलंकार भेद, छंद एवं उनका उदाहरण सहित वर्णन एवं मौलिक चिंतन किया है।
अर्थात इन्होंने उदाहरण तो रखे ही रखे हैं, बल्कि अपनी ओर से इन्होंने मौलिक सर्जन भी किया है। इसलिए आचार्य श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है और श्री श्याम बिहारी मिश्र ने केशवदास को रीतिकाल का संस्थापक आचार्य कहा है। अब प्रवर्तक और संस्थापक दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए तीन विद्वान आचार्य श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों विद्वान एक मत से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल का इनसे मतभेद है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि से माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मतभेद ज़रूर है, लेकिन फिर भी निसंदेह हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन जो परंपरा की शुरुआत है वो आचार्य केशव के साथ ही हुई थी। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशवदास द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक चरित्र काव्य हैं। ओरछा के नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन 52 छंदों में रतन बावनी में किया गया है और वीर सिंह की वीरता, उनके वीरतापूर्ण कार्यों एवं जीवन की सजीव स्तुति और वर्णन वीर सिंह देवचरित के 33 प्रकाशों में मिलता है। यहाँ पर देखने की बात है कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश जो काव्य के उपविभाग हैं, अर्थात काव्य को प्रकाशों में बांटा गया है। जैसे काव्य को अलग अलग इकाइयों में अलग अलग नामों से बांटने की प्रथा रही है। जैसे कामायनी है, उसको 15 सर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात कामायनी के खंड सर्ग कहलाते हैं। रामचरितमानस है, उसको 7 भागों में बांटा गया है और वो 7 भाग 7 कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार इन्होंने वीर सिंह देवचरित को 33 भागों में विभाजित किया है और उसका प्रत्येक भाग प्रकाश कहलाता है। मुगल सम्राट जहांगीर के चरित्र का चंद्रिका के समान गायन जहांगीर जस चंद्रिका में रीतिकाल की परंपरा के अनुसार किया है। अर्थात जिस प्रकार रीतिकालीन कवियों की परंपरा रही है, जो भी अपने आश्रयदाता वगैरह थे उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, उनके ही गुणगान करना, ये इन सब परंपराओं का निर्वाह है जहांगीर जस चंद्रिका में किया गया है। विज्ञान गीता केशव की विवेक कला का अनूठा उदाहरण है, जिसमें हृदय की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर बल दिया गया है। केशवदास सफल आचार्य और कवि दोनों थे। हालांकि उनके काव्य में काव्यत्व और भावों की क्लिष्टता अवश्य विद्यमान है और स्थान स्थान पर केशव का हृदय शुष्क जान पड़ता है, क्योंकि मार्मिक स्थलों पर केशव इतना नहीं रम सके हैं जितना उन्होंने बुद्धि का विलास दिखाया है। रामचंद्रिका जैसी प्रबंधात्मक राम काव्यात्मक करती भी इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि रामचंद्रिका का जो विषय राम काव्य था उसमें इतनी जगह थी कि उसमें जगह जगह कवि रमकर अच्छी तल्लीनता के साथ वर्णन कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें केवल बुद्धि विलास है। केशव को केवल शब्दों का प्रेमी या शब्द क्रीड़ा का कवि कहा गया है, ये सत्य ही है। कुछ प्रसंगों को छोड़कर कवि ने अधिकांशतया हृदयहीनता का ही परिचय दिया है। इन्हीं कारणों से आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, अर्थात इनका काव्य जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन था। यद्यपि इनकी जो अलंकार योजना है वो भी एकदम से ऐसे काव्य पर भार के समान महसूस होती थी। इसी कारण इसे काव्य का प्रेत कहा गया है और इसे हृदयहीन कवि की संज्ञा भी प्रदान की गई है, क्योंकि एक अच्छा खासा विषय उसके सामने होने के बावजूद इन्होंने अपने हृदय का प्रयोग नहीं किया। अर्थात काव्य में इनका हृदय इतना रमा नहीं है जितना अलंकार प्रयोग वगैरह या फिर संस्कृत की जो क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग में रमा है, इसलिए इसे कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा गया है। लेकिन रामचंद्रिका का एक सफल पक्ष भी है जो केशव की प्रसिद्धि का कारण बना है, वह है उनकी संवाद योजना। संवाद का अर्थ है वार्तालाप, अर्थात जिसमें कोई भी कृति है या कोई भी रचना है, उस रचना में जब भी दो पात्रों के बीच की वार्तालाप या बातचीत होती है उसे संवाद कहा जाता है। तो केशवदास है
उनका काव्य संवाद कला का अनूठा उदाहरण है। हम अंगद रावण संवाद को लेते हैं तो अंगद रावण संवाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्युत्पन्नमति अर्थात तुरंत उत्तर देने की क्षमता हर पात्र में होती है। मर्यादा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में ही मिली है। उनके संवादों की विशेषताएं त्वरापूर्ण वाक चातुर्य अर्थात वाक चातुर्य तो है ही, बड़ी चतुराई के साथ सामने वाले को उत्तर दिया जाता है और वो भी तुरंत। पात्रों के अनुकूल मनोभावों की व्यंजना कि जैसा पात्र है उसके अनुसार ही उसके मनोभाव दिखाए गए हैं। जैसे यदि राम के द्वारा कोई कथन कहा गया है तो राम एकदम से अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में ही नज़र आते हैं। कहीं पर भी वो उग्र नहीं होते, कहीं पर भी व्यथित नहीं होते, कहीं पर भी दुखी नहीं होते। और रावण है तो रावण का जो भी कथन दिखाया गया है उसमें बात बात में दम्भ, गर्व, घमंड ये सब दिखाई देते हैं। अर्थात पात्रों के अनुकूल है इनकी संवाद योजना। मर्यादा और आदर्श से युक्त, कहीं पर भी मर्यादा का खंडन नहीं हुआ है, आदर्श का तिरोभाव कहीं पर भी देखने को हमें नहीं मिलता है। प्रत्युत्पन्नमति युक्त, प्रत्युत्पन्नमति अर्थात किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने की बुद्धि, ये रामचंद्रिका के हर पात्र में दिखाई देती है। व्यंग्य एवं वाग्वैदकता से पूर्ण और नाटकीयता, नाटक के अनुकूल जो संवाद है अर्थात जिससे हमारा जो काव्य आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार संवाद योजना है। संवाद योजना में केशवदास को महारत हासिल था। इसी के साथ धन्यवाद।